हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है लाइफ प्रोसेज में कल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया था कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्लांट्स वाला रेस्पिरेशन देखना है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। यस, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्या होगा? terrestrial terrestrial organism use atmospheric oxygen for respiration, whereas aquatic animals organism dissolve oxygen for water from the water। क्या कहते हैं आपका, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेज में मिक्स्ड ऑक्सीजन है, अपने रेस्पिरेशन के लिए वो यूज करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी में मिक्स्ड ऑक्सीजन, पानी क्या है, वाटर क्या है, H2O है, तो ये वाली जो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होता है, एटम होता है, ये इस वाले ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। अभी तक देखो, सबसे पहले जब मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम समझाया था ना, तो वो जनरली सभी के लिए था, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। उसके बाद मैंने आपको समझाया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में भी मेनली हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या लिखा है? इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। जो हमारी नाक है, नाक जो नोज है, नोज के जो होल्स हैं उनको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। तो ह्यूमन बींग्स जो एयर इनटेक करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? नोस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज म्यूकस। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको छींक आ जाती है। ठीक है, छींक आ जाती है, तो वैसे ये कहा जाता है कि छींकना अशुभ होता है, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है उसका समझ लीजिए। हमारी जो नोस्ट्रिल्स है उसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, जैसे ही हम एयर इनटेक करते हैं तो एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिले होते हैं। तो अगर वो डस्ट पार्टिकल्स, वो बैक्टीरिया, वो बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे लंग्स तक सीधे सीधे पहुंच जाएं तो हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, एकदम से ख़राब हो जाएंगे आपके लंग्स। तो वो जो नोस्ट्रिल्स के अंदर जो फाइन हेयर्स हैं वो आपकी इन सब इम्प्योरिटीज को लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं। और उन्हीं फाइन हेयर्स को क्या बोला जाता है? म्यूकस। और जैसे ही अगर आपकी शरीर में कोई इम्प्योरिटी आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू जाती है, तो वो फाइन हेयर्स जो है उस इम्प्योरिटी को रोक देते हैं, और जिसकी वजह से छींक आती है हमें। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। देन द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। उसके बाद नोस्ट्रिल से कहाँ जाती है? थ्रोट में जाती है वो एयर। थ्रोट के बाद लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं थ्रोट के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द लंग्स द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एल्वोलाई। बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब एल्वोलाई क्या होती है वो देखना है हमें। In the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which are called alveoli. Yes, alveoli क्या होता है देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा अगर हम इसमें ध्यान करें अपना NCERT की तरफ। यस, दिस इज आवर alveoli। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारे लंग्स के अंदर। देखो, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, देखिए, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करता है? जो आपकी एयर यहाँ से इनटेक होकर के यहाँ गई है, ठीक है, ये पहुँची यहाँ एल्वोलाई। तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन जो लंग्स में फैलती है वो उस किसके थ्रू फैलती है? एल्वोलाई के थ्रू। एल्वोलाई आपका ऑक्सीजन को रिलीज करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने में काम आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्वोलाई। तो ये कुछ एल्वोलाई है, एल्वोलाई इस स्ट्रक्चर की होती है।
और बाकी अगर अभी आप मैंने जैसे बताया प्रीवियस लेक्चर में कि आपको पूरा रेस्पिरेशन समझने के लिए एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड आउट करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो एल्वेलाई समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक्स प्लेस, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई एक ऐसी सरफेस है जहाँ गैसेज का एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई जाकर के खुलती है हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या करती है? लंग्स में देखो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और आपकी ऑक्सीजन भी होती है। तो एल्वेलाई क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में से एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वेलाई लेते हैं वापस, वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है पूरा। इसके बाद क्या होगा? द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वेलाई, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वेलाई ब्लड वेसल्स सो टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। यस, जो ब्लड हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लाया है। सबसे पहले देखो, ब्लड अगर हम देखें हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स में वो लेता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के बाद पूरा ब्लड, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझा हूँ। हार्ट से लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन टेक आउट करता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड जैसे ही बाकी पूरी उसमें जाता है बॉडी में हमारी, तो हर एक सेल में अपना अलग रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हर एक सेल ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। ब्लड क्या करेगा? ब्लड आगे जाता रहेगा, ऑक्सीजन हर एक सेल को देता रहेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड देता रहेगा। लास्ट में जब पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, उसके बाद ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट फिर उसको प्योरीफिकेशन के लिए भेजेगा लंग्स के पास। वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ क्या होंगी? एल्वेलाई होंगी। एल्वेलाई क्या करेंगी? ब्लड में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपकी, उसको एब्जॉर्ब कर देगी, यानी कि ले लेगी, और ब्लड को प्योर ऑक्सीजन दे देगी। ये करती है काम एल्वेलाई। ठीक है, तो यही बात इस पॉइंट में लिखी हुई है, एक बार पढ़ना आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को बहुत ऑक्सीजन चाहिए, मतलब जितनी ऑक्सीजन होगी वो ले सकता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स हो पाती है ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही हो पाती है। समझ गए? इसके आगे देखें, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस। रेड ब्लड कॉर्पस यस, सो ये था अपना रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें आरबीसी का नाम तो आपने सुना होगा, या आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें क्या होता है? रेड जो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर रहता है। समझ गए? अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें, CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हैंस CO2 इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर बॉडी। यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी जल्दी वाटर में सोल्यूबल यानी कि मिक्स नहीं हो पाएगी जितनी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लगभग मिक्स फॉर्म में रहती है, मिक्स फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करती है वाटर के साथ। ठीक है, सो ये अपना हो गया यहाँ तक। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है सबसे पहले इसमें पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो देखो, 1 मिनट। यस, क्या होगा? सबसे पहले एयर जाएगी नोज के थ्रू, नोज से जाती है फायरिंग्स में, फायरिंग्स से लैरिंग्स में, इसके बाद ट्रेकिया में, इसके बाद ब्रोंची में, इसके बाद ब्रोंचियोल्स में, उसके बाद एल्वेलाई में, और एल्वेलाई के बाद एल्वेलस में। ठीक है, ये होता है पूरा शेड्यूल। ये वैसे पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम में कभी भी, और ना ही आपके सिलेबस में है, ये आपको जानकारी के लिए वैसे ही मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। बट ये आपका पूरा आपका डायग्राम है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, ये वाला
बनाना चाहो ये वाला बना सकते हो आप, और चाहो तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, जो चाहो वो आप बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वो थोड़ा सा इजी है, वो थोड़ा सा कम पार्ट्स उसमें लिखे हुए हैं, तो ये इसमें ज़्यादा पार्ट्स इंक्लूड नहीं है, तो ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बना दो एनसीईआरटी वाला, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हमें पता है ब्रीथिंग होती है हमारे अंदर, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ, सांस लेना, सांस ही तो लेते हैं हम, तो सांस लेने में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो सांस लेने में दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंदर सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, देखते हैं इनहेलेशन क्या है। ड्यूरिंग इनहेलेशन दी थेरोटिक कैविटी एक्सपेंड, हमारी जो जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी जो कैविटी है कौन सी, थोरोइक कैविटी जो है, थोरोइक सॉरी दिस वन इज थोरोइक कैविटी। थोरोइक कैविटी यानी कि चेस्ट जो है हमारी वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है। अभी आप सांस इनहेल करके देखिए, एयर को इनहेल कीजिए, आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड यानी कि फूल जाएगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा चेस्ट का। ठीक है, और क्या होता है, रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम होता है हमारी बॉडी के अंदर, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स दी लंग्स, और जैसे ही आप इनहेल करते हो आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप एयर को इनहेल करोगे वैसे ही आपके लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन में थोरोइक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है, यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो अब जो फूली थी वो सिकुड़ जाएगी उतनी। ठीक है, जैसे ही आप बाहर अपनी एयर को बाहर निकालोगे। और क्या होगा, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड्स, रिब्स जो है आपके डाउनवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम कैसा आ जाएगा, डोम की शेप में, यानी कि डोम शेप बन जाएगी डायफ्राम की, और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा लंग्स का, और एयर आ जाएगी हमारी बाहर। ठीक है, तो ये सब होता है एक्सहेलेशन इनहेलेशन में। ठीक है, ये कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बताओ जब हम एयर इनहेल करेंगे तो हमारे रिब्स के साथ क्या होता होगा, एमसीक्यू टाइप में। तो रिब्स या तो डाउनवर्ड मूव करेगी या अपवर्ड मूव करेगी, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। इनहेल करेंगे तो अपवर्ड मूव करेगी, और एक्सहेल करेंगे तो डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, रिब्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको। आगे चलते हैं और थोड़ा सा अगर देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वेलाइज ब्लड एंड टिश्यूज, एल्वोलस ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन या कोई भी एयर किस तरीके से एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो देखो वैसे तो इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है 10th क्लास के हिसाब से, ये हायर क्लासेज का टॉपिक है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अगर एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अगर एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब जो एयर हमने इनहेल की है, अगर उस वाली एयर की बात करें तो उसमें जनरली ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे एल्वेलस से ब्लड में, और ब्लड से वो किस में हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ब्लड के साथ मिक्स होने का मतलब है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होना। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन मिक्स हुई है, बाइंड अप हुई है, अब वो ऑक्सीजन धीरे धीरे हर एक टिश्यू को अपना, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन हर एक सेल हर एक टिश्यू के पास जाता है, और जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसे होती है उतनी ऑक्सीजन उसको दे देता है टिश्यू को, और उससे क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ये होता है ऑक्सीजन वाले सर्कुलेशन में। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, टिश्यू है, टिश्यू ने रेस्पिरेशन कर दिया, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू ब्लड को दे देगा, ब्लड से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में मिल गई, ब्लड में मिलने के बाद ये कहाँ पहुँचेगी, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में पहुँच जाएगी, यानी कि नसों में हमारे।
ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड किसको दे देगा, एल्वोलाई को दे देगा CO2। भाई यही तो बताया था अभी मैंने, ऑक्सीजन एल्वोलाई ब्लड को देता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो ये हमारा जो एल्वोलाई है वो क्या करेगा, एल्वोलाई ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। रेडी यहाँ तक है ना, ये रेडी। इसके बाद ये जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वोलाई से लंग्स के थ्रू होते हुए नोस्ट्रिल्स तक पहुंच जाएगी और हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? तो मेरा जो सजेशन है, मेरा सजेशन है कि आप एक बार पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम NCERT से ज़रूर रीड आउट करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो ठीक है, आज हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है पूरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मेरा सजेशन जरूर मान लेना, आप NCERT से जरूर रीड आउट कर देना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे डिस्कस कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। अब हमारा एक ही सिस्टम बचा हुआ है लास्ट में इस वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन। वो 3 लेक्चर का अभी सिलेबस है, तो 3 लेक्चर इस चैप्टर के लिए लगेंगे। 2 लेक्चर आपको कल मिलेंगे, 1 लेक्चर आपको परसों मिल जाएगा। परसों ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।